हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले जाना कि किस तरह से अंग्रेज पूरे भारत में अपने प्रभुत्व को कायम करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? राजाओं को हराकर, उनके साथ संधियां करके। और उसी दौरान हमने जाना कि किस तरह से एक नई नीति थी जो कि अधीनस्थ नीति थी, उसको लागू करवा रहे थे अंग्रेज, खास तौर पर लॉर्ड वेलेजली। अब जो इन सहायक संधियों के कारण भारत के जो राजा थे या वहां की रियासतें थी वो पंगु बनती जा रही थी। पंगु, इसका तात्पर्य है कि उनके पास अब कुछ शक्तियां नहीं थी, नाम के राजा बन के रह गए थे, केवल शोषण के स्रोत। क्योंकि अंग्रेज जिनको चाहिए था पैसा, जिनको चाहिए थी समृद्धि, वो मिल रही थी उनको इन राज्यों से, जो कि ये राज्य अपनी फूट के कारण या अपनी दूरदृष्टिता के अभाव के कारण इनको मुहैया करवा रहे थे। अब बच्चों, अब हम जानेंगे डलहौजी की व्यपगत नीति या राज्य हरण नीति। राज्य हरण नीति, राज्य को हड़पना, उसका हरण करना। देखिए बच्चों, अंग्रेज आए भारत में, क्या लेकर आए थे? सिर्फ और सिर्फ कुछ जहाज, एक कंपनी। क्यों आए थे? ये दिखा रहे थे कि हम भारत में व्यापार करने आए हैं, भारत और यूरोप के बीच मित्रता बढ़ाने आए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी नीयत कुछ सही नहीं थी। उन्होंने भारत के राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया, वहां पर अपनी सेनाएं रखना शुरू कर दिया, उनको धीरे धीरे पंगु या लकवाग्रस्त बनाना शुरू कर दिया। कहने को तो वहां के राजा राजा थे, लेकिन उनके पास कुछ अधिकार नहीं थे, उनके अंतर क्षेत्रों पर बहुत हस्तक्षेप था। और खास तौर पर राजा बनने का क्या कारण था? वहां की संपदा, वहां का पैसा, वहां का टैक्स, ये सब लेके जा रहे थे यूरोप के लोग, यानी कि अंग्रेज। अब इसी दौरान आए एक डलहौजी। डलहौजी जिन्हीं के नाम पर एक मशहूर पर्यटन स्थल है हिमाचल में, डलहौजी बना हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा भारतीयों को? भारतीयों को कहा कि इनको शासन चलाना नहीं आता, यानी कि भारतीय कुशासन की बात की, कुशासन और भ्रष्टाचार की बात की। इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को ये नहीं मालूम कि किस तरह से शासन किया जाता है या शासन चलाया जाता है, तो इन्होंने ये सभी बातें की। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि किस तरह से भारतीय लोग भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट होने का तात्पर्य एकमात्र ये नहीं है कि रिश्वत लेते हैं, बल्कि अपना काम सही से नहीं करते, जो उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं उसका ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे। इन सभी आरोपों के कारण उन्होंने भारतीय शासन व्यवस्था को बुरा पाया और ये बताया कि भारत में अंग्रेजों का शासन होना चाहिए, ब्रिटिशर्स की हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज अधिक अनुशासित हैं, बेहतरीन तरीके से साम्राज्य चला सकते हैं। तो उन्होंने ये भी दिखाना शुरू कर दिया कि अंग्रेज भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। नस्लवाद इस समय में आने लग गया था। इससे पहले तो सिर्फ वो व्यापारी बन रहे थे, लेकिन अब अपने आप को श्रेष्ठ भी दिखा रहे थे, अपने महत्व को अधिक बता रहे थे। अब इसे में क्या हुआ? एक नीति आई, गोद निषेध नीति। जैसे कि हम देख चुके हैं बच्चों, लगभग भारत के हर राज्य को इन्होंने अपनी सहायक संधियों के अंतर्गत ले लिया था, यानी कि हर जगह इनका प्रभुत्व बढ़ रहा था। प्रभुत्व बढ़ने का एक कारण था कि ये वहां की संपदाओं को लूटना चाहते थे। अब सीधे तौर पर क्या लूटे? वहां के शासक बनकर लूट रहे थे। अब बच्चों, एक आई गोद निषेध प्रथा। ये क्या थी कि उस समय में जो भी राजा होता था, अगर उसके कोई पुत्र ना होता तो आमतौर पर वो किसी और व्यक्ति के पुत्र को या किसी और बच्चे को अपने पुत्र के रूप में रख लेता, यानी कि उसको गोद ले लेता, उसको अपना दत्तक पुत्र बना लेता और आगे जाकर वही उसका उत्तराधिकारी बनता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका सगा बेटा बनने वाला था। ये थी गोद लेने की प्रथा। लेकिन अंग्रेजों ने इस गोद प्रथा को निषेध कर दिया, यानी कि गोद निषेध प्रथा की घोषणा की। क्या थी ये गोद निषेध प्रथा? कि अब कोई भी राजा किसी को अपना पुत्र नहीं बना सकता,
पुत्र बनाओ, लेकिन उस पुत्र पर वो राज्य के मालिकाना हक नहीं होंगे जो राजा के थे। होगा क्या कि जो ये पूरा राज्य होगा अब ये ब्रिटिशर्स का बन जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से बहुत सारे हुए, जैसे कि एक सतारा। सतारा में क्या हुआ बच्चों, 1848 में इसको हड़प लिया गया था। हड़प लिया कहना सही होगा कि अप्पा साहिब थे यहाँ के राजा। अप्पा साहिब ने एक पुत्र को गोद ले लिया था, क्योंकि इनके खुद के पुत्र नहीं था, इनको गोद ले लिया। तो अंग्रेजों ने इस बात को इनकार कर दिया मानने से कि हम इसको उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद। हम्बलपुर में जो राजा थे वो थे नारायण, राजा नारायण। इनके भी कोई पुत्र नहीं था। अंग्रेजों की नीतियों से पहले ही वाकिफ थे, किसी को गोद भी नहीं लिया। 1849 में मृत्यु हुई और इस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आया झांसी। झांसी जिसके बारे में अपने खूब जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो जो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर एक हेस्टिंग थे। हेस्टिंग ने वहां के राजा रामचंद्र से सहायक संधि की थी, यानी कि हेस्टिंग और रामचंद्र में संधि हुई थी। रामचंद्र जो कि वहां के राजा थे। अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या हुआ कि रामचंद्र के पुत्र बने गंगाधर राव। गंगाधर राव जो उनके पुत्र थे वो वहां के शासक बने। ठीक है बच्चों। गंगाधर राव की पत्नी थी लक्ष्मीबाई। इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने एक दत्तक पुत्र जो कि गंगाधर राव की भी मर्जी थी उसको अपनाया। उसका नाम था दामोदर राव। गंगाधर राव के बाद ये निश्चय हुआ कि दामोदर राव वहां का राजा बनेगा, लेकिन अंग्रेजों को ये बात खटकी नहीं। लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच बहुत सारे युद्ध भी हुए थे, अपने इसके बारे में बहुत जानते भी हैं। और इसके बाद ये पूरा का पूरा राज्य अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद आया नागपुर। नागपुर में 1854 में इस तरह की घटना हुई। और उस समय में नागपुर में थे रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय ने एक व्यक्ति जिसका नाम था यशवंत राम, उसको गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से मना कर दिया। इसके बाद बच्चों कपास, जिसको 1854 में, जयपुर 1849 में, बघार 1850, उदयपुर 1852 और तंजौर 1855 में अधिग्रहित कर लिया गया। काफी कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप जो अंग्रेजों ने इन राज्यों पर लगाए थे, जिसके कारण अब इन पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा था। अवध वो साम्राज्य है जिसको लेकर हमेशा से ही अंग्रेज, जिनकी लाल टपक रही थी इस राज्य को लेने के लिए। अवध, इसको कहा गया चेरी। चेरी आप जानते ही हैं, चेरी किसे कहते हैं, खाने वाली चीज है। अंग्रेजों ने इसको कहा ये है हमारे लिए चेरी है, इसको हम अपने मुंह में लेंगे कभी ना कभी। तो बच्चों क्या हुआ कि वहां के एक रेजिडेंट थे, रेजिडेंट को वहां की प्रशासनिक स्थिति को जानने के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। जैसा आपने देखा ना, पटवारी ने रिपोर्ट दी। अब कहीं हमारे ओलावृष्टि हो जाए तो उस क्षेत्र का दौरा करेगा पटवारी, एक रिपोर्ट अपने ऊंचे अधिकारियों, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को देगा। ठीक है ना। इस तरह से जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना बंदा, एक रेजिडेंट जो उस राज्य में नियुक्त किया था, उसको कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए राज्य की स्थिति के बारे में, यहाँ के शासन के बारे में। तो उस रेजिडेंट ने कहा कि यहाँ का शासन बहुत करप्ट हो चुका है, बहुत ही भ्रष्टाचार है, शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, इनका अपने क्षेत्र पर कंट्रोल नहीं है। तो उस रिपोर्ट को मानते हुए 13 फरवरी 1856 को विस्तार किया गया राज्य का। बाकी तो बहाना था ये रिपोर्ट का। अंग्रेजों ने राज्यों का दमन करना था, राज्यों का दमन चल रहा था। 1757 से लेकर 1856 तक यही विस्तार का दौर जारी रहा।
बहुत से राज्यों को किसी न किसी जाल में फंसाकर इन्होंने उन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब बच्चों बात आएगी 1857। 1857 में क्या कुछ हुआ था? 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। बच्चों 1857 में क्रांति, देखिए बच्चों अंग्रेज अपना प्रभाव जमा रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अंग्रेजों का प्रभाव इतना है कि भारतीयों का शोषण हो रहा है, यहाँ के पैसों का, यहाँ की कमाइयों का, यहाँ के धर्मों का, हर चीज का शोषण हो रहा है। अंग्रेज अपनी चीजें यहाँ पर थोप रहे हैं, अपने बाजारों से सामान लाकर उनको यहाँ पर बेच रहे हैं। इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था अब नीचे की ओर आ रही है। तो बच्चों इसके कारण जगह जगह पर लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह यानी कि हम आपको नहीं मानते, अंग्रेजों को मारना, उनके साथ युद्ध करना, उनकी छावनियों को लूटना, प्रदर्शन करना, इस तरह से 1857 में शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा कि अब शायद भारत आजाद हो जाए, भारत आजादी की ओर बढ़ जाए। तो इसमें कौन कौन से विरोध हुए उसके बारे में जानेंगे। 1806 में वेल्लोर, ओके बच्चों, इसमें 24वीं इनकी बैरकपुर थी, ठीक है ना, माफ कीजिए 24वीं बैरकपुर जो थी छावनी थी, उसमें विद्रोह हुआ था। अब छावनी में विद्रोह हो रहा है यानी कि सैनिक में भी असंतोष है, ना सिर्फ आम लोगों में बल्कि सैनिक भी इससे बहुत दुखी हैं। उसके अलावा 1842 में फिरोज, ठीक है, और फिरोजपुर में की 34वीं इन्फेंट्री में, 34वीं बटालियन में भी विरोध हो गया। फिरोजपुर जो कि आज के पंजाब में स्थित है। इसके बाद बंगाल की 7वीं बटालियन में 1849 में 15वीं बटालियन थी 1856 में संथाला में, उसमें भी विरोध हो गया। 15वीं बटालियन संथाला 1800, ठीक है बच्चों, बंगाल की 7वीं में। इसके बाद जो 1816 में बरेली, 1831 से 33 में कोला और 1848 में कांगड़ा, कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है। और 1816 में बरेली, बरेली के बारे में जानते हैं आप, झुमके वाली घटना हुई थी वहां पर। हाँ तो बच्चों अब ये क्रांति हुई क्यों, इसके क्या कारण थे, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब क्रांति जो है वो ये तो है नहीं कि अचानक से हो गई, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण रहे होंगे, उसके बारे में जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहला है राजनीतिक कारण। बच्चों अंग्रेजों का जो इन्फ्लुएंस है वो हर जगह बढ़ता ही जा रहा है, हर जगह अपनी धौंस दिखा रहे हैं। तो बच्चों ये लोगों को कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हर जगह उन्होंने ये कह दिया कि ये भ्रष्ट है, इनको शासन नहीं करना आता, तो उसके कारण भी वो काफी दुखी हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जो पहली बात तो थी कि गलत आरोप लगाना, ठीक है ना, गलत आरोप, और दूसरा शक्तियों का हरण, जो राजा की शक्तियां थी उसको भी इन्होंने खींच लिया था। तीसरी बात थी मुस्लिमों की। क्या बात थी कि मुस्लिमों के सम्राट थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुस्लिमों के अंतिम सम्राट माने जा रहे हैं। तो इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े क्षेत्र में इनका मुसलमानों का इतने सालों तक दबदबा रहा हो, इसके साथ अंग्रेज अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, बुरा व्यवहार कर रहे थे, जो मुस्लिमों को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। चौथी बात, अंग्रेजी
शासन। देखिए बच्चों, अंग्रेज हर जगह पर अपना शासन चला रहे थे, हर जगह पर अपनी धौंस जमा रहे थे, किसी गरीब की, किसी लाचार की सुन नहीं रहे थे, क्योंकि उनका मकसद भारत में एक बेहतरीन शासन देना कभी नहीं था। उनका मकसद केवल ये था कि यहाँ के लोगों का दमन किया जाए, यहाँ की संपदाओं को, यहाँ की संपत्तियों को अपने हिसाब से ढाला जाए और उनका उपयोग करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य था, जिसके कारण अब भी क्रांति अवश्य संभावी हो गई थी। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि एक एलाम बेरा थे, उन्होंने बादशाह बहादुर शाह जफर को भेंट देनी भी बंद कर दी थी। यानी कि भारतीयों को वो तुच्छ समझने लगे थे, अपने हैसियत उनको उनकी नीची मानने लगे थे। इसके बाद बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो लाल किला था, लाल किले पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। लाल किला जो अभी तक भारत की शान थी, और सिक्कों पर से राजा और भारतीय चिन्हों के निशानों को गायब कर दिया गया। सिक्कों, इससे पता लग रहा था कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति को मिटाने में और यहाँ की पहचान को मिटाने में तुले हुए हैं। अब इसके बाद 1833 में एक ये बात आई, एक चार्टर एक्ट आया 1833 में। ये चार्टर एक्ट क्या कह रहा था कि भारत में जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे तहसीलदार मान लीजिए, आज एसडीएम मान लीजिए, कलेक्टर मान लीजिए, थानेदार मान लीजिए, कोई बाबू मान लीजिए, कोई बड़ा मंत्री अधिकारी कुछ भी मान लीजिए, अंग्रेजों ने ये बात कही थी 1833 के चार्टर एक्ट में कि सभी लोगों को उनकी जाति, उनके धर्म, उनकी नस्ल, उनके रंग के आधार पर या इसमें भेदभाव किए बिना ही नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं था। जो भारतीय लोग थे उनको हमेशा नीचे के पदों पर रखते रहते थे, और जो अंग्रेज थे उनको ऊंचे के पद पर। चाहे सेना मान लीजिए, सेना में भी जो भारतीय थे वो अधिकतम सूबेदार या इस तरह की समकक्ष पोस्ट तक पहुंच पाते थे, पर जो अंग्रेज थे वो टॉप पोस्ट पर भी जा सकते थे। यानी कि भारत में ही रहकर भारत के लोगों पर शासन किया जा रहा है, लेकिन वहां पर बड़े पदों पर भारतीयों को नहीं लाया जा रहा। क्यों? अगर बड़े पदों पर भारतीय होंगे तो वो भारतीयों के बारे में सोचेंगे, उनके हितों के बारे में सोचेंगे, जो कि अंग्रेज के हितों के बारे में नहीं सोचेंगे या अंग्रेजों के हितों से विपरीत होंगे। अगर कोई व्यक्ति भारतीयों का कल्याण करेगा तो वो कैसे अंग्रेजों को अच्छा लग सकता है? इसके लिए 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें जो बातें कही थी ये उनको पालना नहीं कर रहे थे। अगला कारण है जो आर्थिक कारण है। बच्चों उस समय में जो अंग्रेज थे वो भारत में क्यों आए थे? वो मात्र इसलिए आए थे कि भारत की संपदाओं पर, इसके संपन्नताओं पर, इसके पैसे पर, इसकी प्रोस्पेरिटी पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर सके, और ऐसा हुआ भी। अब इससे बच्चों क्या हुआ कि जो वहां के लोग थे उनका शोषण होना प्रारंभ हो गया था, कि आर्थिक शोषण हुआ। ठीक है बच्चों, अगली बात बच्चों की उस समय इतना शोषण हुआ जिसके कारण लोगों की कमाइयां कम होने लगी। अब देखो बच्चों, उस समय में जो जमींदार प्रथा थी वो लगभग खत्म कर दी। जमींदार प्रथा खत्म करने का तात्पर्य कि बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास टैक्स इकट्ठा होता था, वो वहां पर कल्याण करते, छोटी बहुत सेना भी रख लेते। लेकिन इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया। क्या किया? सामंतवादी परंपरा ले आए, अपने चमचों को रख दिया। इतनी बड़ी भूमि, केवल इतनी ही सिंचाई लायक है या इतनी पर ही खेती हो सकती है, लेकिन पूरी जमीन को बांट दिया गया। एक व्यक्ति के पास इतनी इतनी जमीन आ गई, लेकिन इनमें से खेती के लायक कितनी है, औसत इतनी। टैक्स लगेगा पूरी जमीन पर, तो लोगों पर लगभग 87% तक, यानी कि उनकी इनकम का 87% तक टैक्स लिया जाने लगा। लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। इसके कारण लोगों में क्रांति की ज्वाला भड़कनी तय थी। जो राजस्व था वो काफी लिया जा रहा था। अब तीसरा इसमें था औद्योगिक क्रांति। अगला दूसरा भूराजस्व, तीसरा था औद्योगिक
क्रांति। अब क्या थी औद्योगिक क्रांति? देखिए बच्चों, इंग्लैंड में उद्योग आए, वहां पर उद्योग बनने शुरू हुए। तो उद्योगों से क्या हुआ कि जो सामान था वो एक तो जल्दी बनने लगा, एक सस्ता बनने लगा। अब ये सस्ता सामान, इसके लिए कुछ कच्चा माल भी चाहिए। कच्चा माल आएगा भारत से, तो भारत से कच्चा माल आने लगा और इंग्लैंड की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनने लगा। भारत को बिल्कुल पंगु बना दिया गया। अब वो जो माल था वो भारत को बेचा जाएगा, लेकिन उस माल पर कुछ ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। देखिए, ये है ब्रिटेन, ये है भारत। कुछ अर्थव्यवस्था पर आएंगे अपने, तो यहाँ पर कच्चा माल बहुत है जिससे कुछ तैयार होगा, जैसे कि लोहा है यहाँ पर, उससे कुछ मशीनें बनेगी, मशीनें इंग्लैंड में बनेगी। तो यहाँ पर से ना, अब हर जगह पर अंग्रेजों का कब्जा है यहाँ के संसाधनों पर, तो सामान फ्री में निकाल लिया। यहाँ कुछ जगह से निकाला, वहां पर पैसे नहीं लगे। इस संसाधनों पर अधिकार किसका था? भारत का। यहाँ कहीं से इन्होंने मोल भी ले लिया सस्ते दाम में। तो इसको अगर ब्रिटेन भेजना है, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स था, 70 से 80% तक टैक्स। लेकिन अगर सामान को यहां से यहां आएगा, उस पर टैक्स कितना था? 5%, 7%, काफी कम। ये अंग्रेजों की नीतियां थी। इससे क्या हुआ कि भारत को तो यहाँ पर सामान भेजना पड़ गया महंगा, इनको यहाँ पर सामान भेजना पड़ गया सस्ता। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ का बाजार तेज होगा, क्योंकि यहाँ का सामान ज्यादा बिक रहा है ब्रिटेन का सामान भारत में। और भारत का सामान तो वैसे ही महंगा है कि यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं है, इनके पास फैक्ट्रियां हैं। इनके पास जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर माल भी कहाँ का है? कच्चा माल भी भारत का है। तो इससे भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा। यहाँ के जो व्यापारी थे वो ठप पड़ने लगे, यहाँ का व्यापार नीचे आने लगा, भारत दिनों दिन गरीब बनने लगा, अंग्रेज दिनों दिन अमीर बनने लगे। ठीक है ना, इस तरह की कुछ घटनाएं होने लगी। इसके कारण अब लोगों में काफी रोष था, क्योंकि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग खत्म ही कर दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले कृषि पर डिपेंड थी ज्यादातर, उन पर इतने टैक्स लगाए, इस तरह की प्रणालियां अपनाएगी जिससे कि वो भी अब चौपट होने वाली थी। उनकी रक्षा के लिए या उनकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बच्चों, धन का जो फ्लो था, मनी फ्लो, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को कोई टैक्स ही नहीं है, भारतीयों की तरफ टैक्स ही टैक्स। इनको सामान बेचना महंगा है, उनको सामान बेचना सस्ता। यानी कि भारत आयात बहुत ज्यादा करने लगा, निर्यात कम हो गया। तो ऐसा होता है ना कि अपने जो आयात और निर्यात है वो बराबर रहनी चाहिए। अगर बराबर है तो ठीक है, अगर निर्यात ज्यादा है, अपना सामान ज्यादा बेच रहे हैं, तो अपने पास पैसा ज्यादा आएगा, तो वो भी ठीक है। लेकिन आयात ज्यादा हो, निर्यात कम हो, ये बुरी बात होती है। और निर्यात तो लगभग खत्म ही हो जाए फिर वो तो और भी बुरा है। तो इस तरह से कुछ होने लगा। ये हम पैसों के लिए देख रहे हैं, सामान नहीं देख रहे कितना ज्यादा है, कितने पैसों का निर्यात हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये थे बच्चों आर्थिक कारण। अब इसके बाद बच्चों अपने चर्चा करेंगे इनके जो सामाजिक कारण थे। अब उस समय में जातिवाद बहुत ज्यादा था। जातिवाद, क्योंकि भारतीय समाज में जातिवाद है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज अपने आप को अन्य का मानने थे, वो मान रहे थे कि भारतीयों को अकल नहीं है, वो हमसे तुच्छ हैं। नस्ल भेद प्रारंभ हो गया था कि गोरे जो हैं, जो अंग्रेज हैं, वो भारतीयों से बेहतरीन हैं, उनका दिमाग भारतीयों से बेहतरीन है, वो भारत से बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं। तो इससे बच्चों क्या था कि एक फरमान निकल गया कि जो फर्स्ट क्लास है अंग्रेज की ट्रेन की, दो तीन सेकंड क्लास की होती है, फर्स्ट क्लास की होती है ना, इस तरह से। तो चलो सेकंड क्लास में तो कोई यात्रा करे, लेकिन भारतीय लोग फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, केवल अंग्रेज कर सकते हैं। अंग्रेजों के होटल, वहां के रेस्टोरेंट, उसमें भारतीय अलाउ नहीं है। एक फिल्म थी ना, उसमें लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। यानी कि इतना भारतीयों के साथ वो घृणा करने लगे। अपने उत्सवों में, अपने फेस्टिवल्स में वो भारतीयों को नहीं बुलाते थे। यहाँ वहां पर भारतीयों की उपस्थिति मना होती थी। ठीक है, वो अपने क्लबों में वो भारतीयों को
नहीं बुलाते थे, क्लबों में, होटलों में। और तो और इसका एक पता चलता है मनोवृत्ति का कि एक बार एक आगरा के मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दे दिया, कोई भी भारतीय अगर सड़क पर चल रहा है तो उसको सामने आ रहे अंग्रेज अधिकारी को नमस्ते बुलानी होगी, या उसको प्रणाम करना होगा, उसका अभिवादन कर रहा होगा, उसको सल्यूट करना होगा, चाहे वो अधिकारी उससे कितना ही छोटा क्यों ना हो। और तो और यदि सामने से कोई अंग्रेज आ रहा है और वो स्वयं, जो भारतीय स्वयं किसी घोड़े पर सवार है, तो वो घोड़े से नीचे उतरे और तब तक रुका रहे जब तक वो अंग्रेज निकल न जाए। इतनी नस्ल भेद उस समय में पैदा हो गया। और उनकी मनोवृत्ति, तो उसकी बात की जाए तो बच्चों उन्होंने भारत के जो लोग थे उनकी शिक्षा प्रणाली ही बिल्कुल बिगाड़ दी। कैसे? पहली बात तो उनको इस तरह की शिक्षा दी कि वो अपने गुलाम बन जाए, उनको उनके इतिहास से वंचित रखा गया, इस तरह का इतिहास लिखवाया गया कि वो उनकी इतिहास को बुरा बताता हो, कि भारतीयों का इतिहास बुरा है, उनके अच्छे इतिहास के बारे में नहीं बताया गया। उनको बताया गया कि किस तरह से आप बुरे हो, आप हमसे तुच्छ हो। उनको शिक्षा दी गई ताकि वो उनके लिपिक बन सकें, उनके यहाँ पर बाबू बन सकें। और आज भी भारत में ऐसा ही है, हर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्यों? बाबू बनने के लिए, किसी विभाग में नौकर बनने के लिए, किसी विभाग में क्लर्क बनने के लिए, चाहे बैंक में हो, चाहे एसएससी के जरिए किसी इनकम टैक्स में हो, या किसी भी में हो। कोई अपना व्यापार करने, इंजीनियर बनने या किसी प्रोफेशन की तरफ जाने से ज्यादा इन नौकरशाही प्रथाओं में ज्यादा विश्वास कर रहा है। बाबू, चाहे वो छोटा लिपिक हो, चाहे वो कलेक्टर हो, बाबू तो बाबू ही है। ये व्यवस्था बनाई गई है अंग्रेजों के द्वारा। हालांकि आईएएस या बड़े बाबू की बात कुछ और है, लेकिन भारतीय लोग आज भी इस बाबूशाही प्रथा में ज्यादा यकीन करते हैं, बदौलत अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कुछ इस तरह की शिक्षा नीतियां या कुछ इस तरह की बढ़ाई, कि वो भारतीयों को समझदार तो कर रहे थे लेकिन उतना कर रहे थे कि वो उनके काम आए। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद एक और बात महत्वपूर्ण, कि उन्होंने भारत में फूट डालनी शुरू कर दी। कैसे? कि उत्तर भारत के लोग थे, उनको कहा आर्य, दक्षिण भारत के लोग थे द्रविड़। उन्होंने कहा कि जो आर्य है ना, आर्यंस हैं, वो ईरान से, रूस से, यहां से आए हैं और इन्होंने आकर भारतीयों पर हमला कर दिया। जो द्रविड़ हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो भारत के मूल लोग थे, लेकिन आर्य जो हैं, जो चाहे सिकंदर के साथ आए या किसी के साथ भी आए, मतभेद है विद्वानों में, उन्होंने आकर भारतीयों पर हमला कर दिया, यानी कि उत्तर दक्षिण में भेद पैदा करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये उनकी मनोवृत्तियां थी। अब इसके बाद बच्चों आते हैं धार्मिक कारण। बच्चों इससे पहले हिंदू उत्तराधिकार में नियम था कि अगर कोई बच्चा ना हो या कुछ संपत्तियां ना हो, बच्चा ना हो तो किसी के, तो संपत्ति उसके पास नहीं रहेगी, या फिर कुछ जटिल नियम थे। लेकिन ये नियम ईसाइयों के लिए नहीं थे। यानी अगर आप हिंदू हो तो आपको तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंधों से, सामाजिक प्रतिबंधों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यदि आप ईसाई हैं तो आपको इस तरह के नियमों से गुजरना नहीं पड़ेगा। इससे लोग क्या थे, ईसाई बनने लगे, ताकि ईसाइयों के नियम कम है, उनको कम पेचीदगी का सामना करना पड़ता है। 1823 में एक एक्ट आया जिसमें यूरोप के या इंग्लैंड के पादरियों को कहा गया कि आप भारत में अपने धर्म का प्रसार कीजिए। बहुत से लोग आए, उन्होंने अपने यहाँ पर प्रसार किया। भारत की सेनाओं में ईसाई धर्म से जुड़े हुए पत्र या साहित्य बांटे गए, ठीक है ना, ताकि लोगों का ध्यान ईसाइयत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो। ठीक है। यहाँ के जो मंदिर थे, यहाँ के गिरजा, यहाँ के मस्जिद थे, उस पर कोई टैक्स नहीं था। इन पर टैक्स लगाना शुरू किया, टैक्स के ऊपर, मंदिर मस्जिद पर, ताकि इनको दबाया जा सके, यहाँ की संस्कृति का भक्षण किया जा सके। ये सब कुछ करने लगे। उस समय में ब्रिटेन के जो निदेशक मंडल के प्रधान थे, एक मैगजीन,
तो मैगजीन ये तो अलग ही चीज, इन्होंने उल्टे पुल्टे आदेश निकाल दिए भारतीयों के खिलाफ, ठीक है ना। इन्होंने इस तरह के आदेश निकाले कि जिससे भारतीय अब नीची अवस्था में आने शुरू हो गए थे, ठीक है बच्चों। यहाँ के जो मैगजीन थे, इन्होंने कहा कि जो भारत है वहां पर हमको गॉड ने भेजा है कि यहाँ के कोने कोने में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके। यहाँ पर स्कूल खोले गए, ईसाई स्कूल, वहां पर शिक्षाएं दी गई, ठीक है ना। और भारतीय धर्मों को तुच्छ बताया गया। इससे भारतीयों को कहीं ना कहीं ये शक लगने लगा कि ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्मों को खराब कर रहे हैं, और ये भी कारण बना यहाँ के सैनिक, यहाँ के 1857 के विद्रोह का, ठीक है। ये कारण को डिस्कस कर लिया। अब अंत में जो कारण आ रहे हैं वो है सैनिक कारण। अब सैनिक कारण क्या थे? देखिए बच्चों, बंगाल में भी अलग अलग जगहों पर ये क्रांतियां हुई थी। तो 1857 की क्रांति के पीछे जो कारण थे कि बंगाल में एक क्रांति हुई थी 1764 में सिपाहियों, ठीक है। उसके बाद 1806 में वेल्लूर में, ठीक है। और इसके बाद 1824 में बैरकपुर में, और इसके अलावा भी और क्रांतियां थी जैसे कि 1844 में सिंध में, ठीक है बच्चों। 1849 में भी क्रांति हुई थी 22वीं इन्फेंट्री में। 1850 में ये क्रांति हुई थी, वो थी 66वीं IN में। ये छावनी है बच्चों, ठीक है ना, एक तरह से इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना जिसे अपने कहते हैं, ठीक है ना। और अफगान युद्ध के समय बच्चों क्या हुआ? अफगान युद्ध हुआ था। बच्चों अंग्रेज कह रहे थे ना हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम फन्ने खा हैं, हमारी पावर बहुत ज्यादा है। तो 1839 में एक अफगान युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज हारे बुरी तरह से हार गए। इससे ये बात का भ्रम टूट गया कि अंग्रेज फन्ने खा हैं या उनको कोई हरा नहीं सकता। और धीरे धीरे जो भारतीय थे उनकी तादाद भी बढ़ रही थी अंग्रेज आर्मी में। अब अंग्रेज को तो इतने थे नहीं, अंग्रेज तो सिर्फ पूरे भारत में राज कर रहे थे मुट्ठी भर लोग, सिर्फ उनका टॉप लीडरशिप थी उनकी। 1856 की अगर बात की जाए तो उस समय 2,33,000 सैनिक थे अंग्रेजी सेना में जो भारतीय थे। इसके विपरीत 45,322 सैनिक जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब बच्चों जो अंग्रेजों और भारतीय सैनिक में बड़ा भेदभाव था। एक तो उनको पोस्ट, भारतीय सैनिक कभी सूबेदार है इसके समकक्ष पोस्ट से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अंग्रेज अधिकारी ऊपर भी रह सकते हैं। अगर एक ही पद की बात करें तो उसी पद के लिए भारतीयों को मिलता था 9 रुपए का मासिक वेतन, लेकिन अंग्रेजों को मिलता था 50 से 60 रुपए का वेतन, मासिक वेतन। तो भी इतना ज्यादा उनको क्यों? 60 से 70 रुपए का, सॉरी 60 से 70 रुपए का वेतन भारतीयों को कम मिल रहा है। इसके अलावा 1856 के अधिनियम में एक बात आई जिसमें अब जो भारतीय सैनिक थे उनको कहीं भी बाहर भेज सकते हैं। ये बात भी अंग्रेजों को लगा कि भी हमें इतनी दूर दूर क्यों भेजेंगे, हमें घर के पास रखो। और 1854 में एक डाक संशोधन अधिनियम आया। उसमें बच्चों क्या था कि पहले सैनिकों को ना पत्र भेजने के लिए, घर पर पत्र भेजना है, आसपास पत्र भेजना है, तो फ्री थी सुविधा। अब ये फ्री सुविधा बंद कर दी गई। ये भी कारण बन गया 1857 में सैनिकों की क्रांति का। ठीक है, अब इतना कुछ हो रहा था, अंदर लोग भड़के हुए थे, ठीक है ना, पूरा बारूद तैयार है। बात है चिंगारी की। तो चिंगारी क्या थी, यानी कि देखा जाए तत्कालिक कारण क्या था जिसके कारण ये युद्ध हो गया या ये क्रांति हो गई, युद्ध क्या नाम से ये नहीं इसको। बच्चों इस समय में एक राइफल आती थी जिसको बंदूक जिसे अपने कहते हैं ना बड़ी सी, उसका राइफल का नाम था ब्राउन ब्रांड। तो ब्राउन ब्रांड राइफल की जगह एक नई राइफल लाएगी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल।
इनफील्ड राइफल, इसमें एक कारतूस डालते थे जिस कारतूस को पीछे उसका ढक्कन लगा था। अब इस ढक्कन को चिकना बनाने के लिए कुछ चिकने पदार्थ का इस्तेमाल किया था। अब हिंदुओं में ये बात फैलाई गई कि उनको ये पता लगा कि इसमें गाय का मांस है या गाय की चर्बी है, और मुस्लिमों को ये बात पता चलाई गई कि इसमें सुअर की चर्बी है। अब गाय को खाना हिंदू बुरा मानते हैं और सुअर को खाना मुस्लिम बुरा मानते हैं, अधार्मिक मानते हैं। तो उनमें क्रांति भड़क गई कि ये तो हमारे धर्म के साथ खेल रहे हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। तो इस बात की जो पुष्टि थी उस समय जॉन लेई और लॉर्ड इब्राहिम ने कर दी। अब ये बात पता लगने की देर थी कि क्रांति हो। बच्चों, आज की इस लेक्चर में इतना ही। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए, बुक में से नोट्स बनाइए। तब तक हम लेंगे अलविदा। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।